प्रावधान किए गए हैं या संसद के द्वारा अगर किसी कानून द्वारा निर्मित हैं तो वो क्या प्रावधान वहां पर किए गए हैं, एक एक करके इन आयोगों को हमें देखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संवैधानिक आयोग में भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संबंध में हम कोई चर्चा करें उसके पहले एक बार हम लोग साधारण रूप में यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे संविधान में इलेक्शन के संबंध में, निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान किए गए। अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 325 की, तो संविधान के अनुच्छेद 325 में यह बताया गया है कि यहाँ पर एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी और ये जो साधारण निर्वाचक नामावली होगी, यहाँ पर बोला गया है कि यह संसद और राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली यानी इलेक्टोरल रोल होगा। जो मतदाता सूची होती है वो बोला गया है संसद और राज्य जो विधान मंडल के निर्वाचन है उनके लिए यहाँ साधारण निर्वाचक नामावली होगी और इस निर्वाचक नामावली में धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा या किसी व्यक्ति का नाम इस निर्वाचक नामावली में इसलिए नहीं शामिल किया जाएगा कि वह किसी अमुक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी आधार से जुड़ा हुआ है। तो इन चारों आधार पर वह निर्वाचक नामावली में किसी का नाम शामिल करने के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और यहाँ पर एक निर्वाचक नामावली होगी। क्लियर है? तो अनुच्छेद 325 एक साधारण निर्वाचक नामावली की बात करता है। अनुच्छेद 326 यह बताता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए जो निर्वाचन होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अब यहाँ पर सवाल यह था कि वयस्क का मतलब क्या है, किसे वयस्क माना जाए। तो यह पहले जो हमारे यहाँ प्रावधान था 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात ही मत देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के जरिए अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि जो भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं वे मत देने के अधिकार के लिए वहां पर योग्य माने जाएंगे। तो इस तरीके से चूंकि अनुच्छेद 326 में ही वह मताधिकार के संबंध में प्रावधान किया गया है तो यह एक संवैधानिक अधिकार है और यहाँ पर हमने बात किया कि 61वें संशोधन से मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 327 ये कहता है कि संसद और विधान मंडल दोनों के निर्वाचन के लिए कोई कानून बना सकता है या कोई उपबंध कर सकता है। संसद, पार्लियामेंट को यह अथॉरिटी दी गई है कि वह पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए या स्टेट असेंबली के इलेक्शन के लिए वह कोई रूल, प्रोसीजर या लॉ बना सकता है। और इस संबंध में संसद ने कुछ कानून बनाए भी हैं जो उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, परिसीमन आयोग अधिनियम जो 1952 में, 62 में, 72 में और 2002 में निर्मित किया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर संसद को अधिकार दिया गया है। इसी तरीके से अनुच्छेद 328 में राज्य विधान मंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह समय समय पर उस राज्य के विधान मंडल के निर्वाचन के लिए उपबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 327 के तहत संसद वह पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के इलेक्शन के लिए उपबंध कर सकता है और अनुच्छेद 328 के तहत स्टेट लेजिस्लेचर वह अपने स्टेट के लिए वहां इलेक्शन के लिए वह कोई भी उपबंध या प्रोविजन कर सकता है। क्लियर है? तो ये अंतर यहाँ पर समझते चलिएगा। अब आइए निर्वाचन आयोग के बारे में सीधे हम लोग देखते हैं। निर्वाचन आयोग के संबंध में पहले हम लोग देखते हैं कि निर्वाचन आयोग का कंपोजिशन क्या है, संरचना क्या है। तो हमारा जो संविधान कहता है कि निर्वाचन आयोग वह एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा जिसे राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करे। यानी जो समझने वाली बात है कि निर्वाचन आयोग में कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे इसका निर्धारण कौन करेगा, तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा।
तो यह शुरुआती दौर में हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय रहा है। 1989 तक यह एक सदस्यीय ही रहा है। बाद में इसमें एक सदस्य की वृद्धि की गई और 1990 में फिर से जो है यहाँ इसे एक सदस्यीय बना दिया गया, लेकिन 1993 में फिर से इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो हमें समझने वाली चीज ये है कि यह जो अभी वर्तमान में यह हमारा संस्था है, 1993 के बाद से अब निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय हो गया है। यानी निर्वाचन आयोग में इस वक्त एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जो समझने वाली चीज है कि यहाँ तीनों निर्वाचन आयुक्त यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी शक्तियां समान है। इसमें ऐसा नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अधिक शक्तियां दी गई हैं या अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कम शक्तियां दी गई हैं। तीनों की शक्तियां यहाँ पर समान बताई गई हैं। अब आइए यहाँ पर इनकी नियुक्ति के बारे में समझते हैं कि इनको अपॉइंट कौन करता है। तो इस संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन, यानी संसद अगर कोई कानून बनाता है तो उसके निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार मिला हुआ है कि वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सके। अब आइए इनके टर्म ऑफ ऑफिस के रूप में देखते हैं, पदावधि के बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो संविधान कहता है कि यह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद को धारण कर सकते हैं या 6 वर्ष के कार्यकाल तक अपने पद को धारण कर सकते हैं। इन दोनों में जो पहले कंप्लीट हो जाएगा वो इनके ऊपर लागू होगा। तो 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष के कार्यकाल तक इनमें से जो भी पहले हो। अब दूसरी चीज है कि इनको कैसे हटाया जा सकता है इनके पद से। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में जो व्यवस्था है वो अलग तरीके की है और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के संबंध में व्यवस्था अलग तरीके से है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर पदमुक्त किया जा सकता है जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को पदमुक्त किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको किन आधारों पर पदमुक्त किया जाता है? साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर। और किस रीत से यहाँ पर इनको हटाया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के प्रतिवेदन पर वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से निष्कासित किया जा सकता है, पदमुक्त किया जा सकता है। अब एक चीज और यहाँ समझिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का जो तरीका है वह संविधान में अलग अलग तरीके का बताया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में हमने समझ लिया, अब अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में समझते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ साथ प्रादेशिक आयुक्तों के बारे में समझते हैं। ये प्रादेशिक आयुक्त कौन होते हैं इसको भी यहाँ पर जिक्र कर देते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा अलग अलग राज्यों में प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है। जिस तरीके से हमने कहा कि भारत का निर्वाचन आयोग है, वहां पर 3 सदस्य है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्य। इसके साथ साथ राष्ट्रपति अलग अलग राज्यों में भी वहां चुनावी प्रक्रिया सही तरीके से संचालित हो सके उसके लिए प्रादेशिक आयुक्तों को नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक जो आयुक्त हैं उनको पदमुक्त किया जा सकता है, लेकिन यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर ही किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों को उनके पद से मुक्त कर सकते हैं। अब आइए निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में समझते हैं, इनके कार्यों के बारे में समझते हैं। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया गया है कि वह संसद के चुनाव, राज्य विधानमंडल के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का संचालन का अधीक्षण करता है, सुपरवाइजन करता है, डायरेक्शन देता है और सुपरिंटेंडेंस करता है या नियंत्रण करता है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण करता है, निर्देशन करता है, नियंत्रण करता है। इसके तहत निर्वाचन आयोग क्या क्या कर लेता है? तो निर्वाचन आयोग सुपरवाइज करने के लिए ही एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का यहाँ पर निर्माण किया हुआ है, जिसके तहत राजनीतिक दलों को, उम्मीदवारों को यह निर्देश दिया जाता है कि उन्हें अपने आचरण चुनाव के दौरान किस रूप में करने हैं। आगे हम लोग इसे विस्तार से देखेंगे। और दूसरा, इसी तरीके से नियंत्रण की जब बात की जाती है तो यहाँ पर देखा जाता है कि चुनावों के समय
चुनाव आयोग के द्वारा ही प्रशासनिक अधिकारियों का वह स्थानांतरण या वहां पर किसी जगह पर पद नियुक्ति की जाती है। तो यह निर्वाचन आयोग के पास अपने चुनावी गतिविधियों को संचालित करने और उसे नियंत्रित करने का पूरा अधिकार मिल जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 में ही कहा गया है। दूसरा, यह इलेक्टोरल रोल तैयार करता है। जैसा कि हम लोगों ने अनुच्छेद 325 में पढ़ा कि भारत के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी, तो उस निर्वाचक नामावली को तैयार करने का काम भी किसका होता है? वह चुनाव आयोग का देखा जाता है। तीसरा, यह मतगणना भी संपन्न कराता है और चुनाव के जो परिणाम होते हैं उनकी भी घोषणा वह चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही चुनाव की जो तिथि और समय सारणी है उसका भी घोषणा वह चुनाव आयोग के द्वारा ही यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराना, किन राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिलेगा, किन्हें राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलेगा, ये चुनाव आयोग निर्णय लेता है। और ये जो भी यहाँ पर राजनीतिक दल होते हैं इन्हें चुनावी चिन्ह भी आवंटित करने का काम वह निर्वाचन आयोग का ही होता है। इन सबके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि सांसदों और विधायकों की निर्योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं वह यहाँ पर निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही निर्णय लेते हैं। तो यह भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब इसी के साथ साथ हम लोग चुनावी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ चुनाव होता है उस चुनाव में कुछ कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। जो जनरल इलेक्शन होते हैं, आम चुनाव होते हैं लोकसभा और विधानसभा के, उनकी अधिसूचना राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा वहां जारी की जाती है। और फिर उसके पश्चात जब चुनाव की अधिसूचना एक बार जारी हो जाती है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि और समय सारणी की घोषणा कर दी जाती है। अब चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी गई और समय सारणी की घोषणा कर दी गई, तो उसी के साथ साथ जिस दिन चुनाव की तिथि की घोषणा होती है उसी दिन कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो जाता है। और यह आचार संहिता तब तक लागू रहेगा जिस दिन वह मत का परिणाम यानी चुनाव का परिणाम आना होता है। तो चुनाव तिथि की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है, जो मतगणना की तिथि तक लागू रहती है, यानी मत के परिणाम जिस दिन आते हैं तब तक जो है यहाँ पर यह लागू रहती है। दूसरी चीज जो यहाँ पर समझना है कि जब चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई तो अब सभी उम्मीदवारों को अपना नामांकन करना है जो भी चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। तो ये जिनके सामने अपना नामांकन भरते हैं उन्हें हम रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इनके सामने सभी उम्मीदवार अपना एक नामांकन फॉर्म भरते हैं। इस नामांकन जो फॉर्म होते हैं इसमें इनको कुछ जानकारियां देनी होती हैं, जैसे इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इनके असेट्स क्या हैं, इनकी लायबिलिटीज क्या हैं, इनके साथ साथ इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है। इस तरीके की जानकारियां भी नामांकन फॉर्म में इनको देनी होती है। नामांकन के समय ही कुछ प्रस्तावक भी इनके साथ होने चाहिए जो इनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव सामने कर रहे हो। अगर ये पंजीकृत दल के उम्मीदवार हैं तो एक प्रस्तावक यहाँ पर सफिशिएंट है, लेकिन अगर गैर पंजीकृत दल हैं तो 10 सदस्य यहाँ पर प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए। दूसरा, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनका जो मतदान कराया जाता है वह गुप्त मतदान के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। इसके साथ साथ 2004 के लोकसभा आम चुनाव से अब ईवीएम का प्रयोग यहाँ पर देखा जा रहा है। पहले हमारे यहाँ सीक्रेट बैलेट सिस्टम काम करता था, यानी कि जो भी चुनाव करवाया जाता था वो बैलेट बॉक्स के माध्यम से करवाया जाता था, लेकिन अब जो चुनाव करवाए जा रहे हैं वो ईवीएम के माध्यम से कराए जा रहे हैं। और ईवीएम लोकसभा में पहली बार 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1998 में वह कुछ राज्यों में प्रायोगिक स्तर पर किया गया था, जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में, कुछ उनके चुनाव में, दिल्ली के कुछ चुनाव में यहाँ पर इनका प्रयोग 1998 में किया गया था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग 2004 में किया गया। ईवीएम की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी जो इसको निर्माण करती है, वह बंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तैयार करती है और हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यह इसको यहाँ पर तैयार करती है।
2014 से एक और नई व्यवस्था की शुरुआत देखी गई है, जिसे हम वीवीपीएटी कहते हैं। ये जो वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम है, वीवीपीएटी, ये भी एक नया व्यवस्था यहाँ पर शुरू किया गया है। इसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। वीवीपीएटी का मतलब ये है कि जब ईवीएम में कोई भी व्यक्ति वह मतदान करता है और किसी बटन को वहां पर प्रेस करता है, तो उसी के साथ साथ वीवीपीएटी के जरिए एक स्लिप निकल के आती है, जिससे कि वह यह देख सकता है कि उसने जिसको मत दिया है क्या उसी को वह मत गया है या नहीं गया है। तो क्रॉस चेक यहाँ पर किया जा सकता है। इससे चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहती है। तो ईवीएम और वीवीपीएटी दोनों का इस्तेमाल होने शुरू हो चुका है। वीवीपीएटी का पूरे भारतवर्ष में बड़े स्तर पर प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया हुआ है कि अब वीवीपीएटी का इस्तेमाल यह बड़े स्तर पर यहाँ होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर ओपिनियन पोल क्या होता है और एग्जिट पोल क्या होता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। ओपिनियन पोल या मत सर्वेक्षण ये चुनाव के पहले मतदाता की राय जानने के लिए यह संचालित किए जाते हैं। यहाँ पर यह देखा जाता है कि चुनाव के पहले मतदाता का मूड क्या है, वह किस दल को पसंद कर रहा है, किसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखता है। ऐसे तमाम आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन नियम ये बना दिया गया है कि चुनाव संपन्न होने के 48 घंटे पहले से जो भी मतदान संपन्न हो रहा है, मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पूर्व से वह ओपिनियन पोल को प्रतिबंधित किया गया है कि यानी इस दौरान ओपिनियन पोल कंडक्ट नहीं कराया जा सकता या इसे पब्लिश नहीं कराया जा सकता। दूसरी ओर एग्जिट पोल या निर्गत सर्वेक्षण वो होता है जब मतदाता मत केंद्र से बाहर निकलता है मतदान करके, तो उसे एग्जिट पोल या निर्गत सर्वेक्षण कहते हैं। तो ये भी एक जानकारी होनी चाहिए। अब एक दूसरी जानकारी भी यहाँ पर समझते हैं। चुनाव के दौरान जो उम्मीदवार होते हैं उनके चुनावी खर्चे की एक सीमा बनाई गई है, यानी उनके द्वारा कितना इलेक्टोरल जो है एक्सपेंडिचर किया जा सकता है, जिससे कि चुनाव में वह इक्वल प्लेइंग फील्ड बना रहे। ऐसा न हो कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो बहुत ज्यादा पैसा इस्तेमाल करके वह जो सामान्य पृष्ठभूमि के उम्मीदवार हैं उनके ऊपर वहां बढ़त बनाने की स्थिति में आ जाए। तो चुनावी खर्चे की जो सीमा बनाई गई है लोकसभा और विधानसभा के लिए वो अलग अलग है। लोकसभा के लिए बोला गया है कि यह 54 लाख से लेकर 70 लाख तक हो सकता है, यानी बड़े राज्यों में 70 लाख यहाँ पर देखा जाता है, लोकसभा क्षेत्रों में 70 लाख तक का खर्च का प्रावधान किया जा सकता है और छोटे जो इस तरीके के क्षेत्र है वहां 54 लाख का खर्च किया जा सकता है। यानी अधिकतम जो यहाँ लोकसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार के द्वारा वह धन का खर्च किया जा सकता है वह 70 लाख रुपए है। इसी तरीके से राज्य अगर विधानसभा के चुनाव की बात करें तो वहां 20 लाख से लेकर 28 लाख यानी अधिकतम 28 लाख रुपए यहाँ पर चुनाव में खर्च किए जा सकते हैं, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेरी कर सकते हैं। तो इलेक्टोरल जो एक्सपेंडिचर हैं उनका भी यहाँ पर एक नियम बनाया गया हुआ है। इनके साथ साथ यहाँ पर आचार संहिता के संबंध में थोड़ा सा एक अलग से हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। आचार जो संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट, ये निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। किसके लिए जारी किया जाता है? तो राजनीतिक दलों के लिए और उम्मीदवारों के लिए जारी किया जाता है। यह एक तरीके का निर्देश है, यह एक तरीके का नियम है कि आप अपने आचरण को किस तरीके से वहां पर निभाएंगे। यहाँ पर यह जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की बात आई थी वो इसलिए आई थी कि जिससे कि कोई भी गलत प्रैक्टिस के जरिए वह चुनाव में बढ़त बनाने का प्रयास न करे। यानी कि चुनाव में इक्वल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए सभी के लिए समान परिस्थितियां हो, इसलिए कुछ नियम कायदे आचरण के नियम ऐसे होने चाहिए जिनका पालन सभी लोगों के लिए जरूरी होना चाहिए। पहली बार चुनाव आयोग के द्वारा ये आचार संहिता की घोषणा 1960 में केरल की विधानसभा में किया गया था। लेकिन लोकसभा की बात की जाए तो 1962 के आम चुनाव में पहली बार लोकसभा में आचार संहिता का पालन किया गया था। शुरुआती दौर में जो आचार संहिता थी वह राजनीतिक दलों और उम्मीदवार, सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए वहां पर थी। इनमें यह बताया जाता था कि चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या कोई भी राजनीतिक दल वह भ्रष्ट गतिविधियों का सहारा नहीं लेगी। यानी यहाँ पर बताया गया कि एक तो यहाँ पर कोई भी अगर बैठक करनी है चुनाव के दौरान, कोई भी जुलूस, कोई भी कार्यक्रम करना है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इन सब के साथ साथ यहाँ पर
जो जातिगत या धर्म के मुद्दों को यहाँ पर नहीं उठाना चाहिए या इस तरीके से भावनात्मक यहाँ पर प्रवोक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो सामान्य आचरण के कुछ निर्देश यहाँ पर राजनीतिक दलों और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी उम्मीदवार थे उनको दिए गए थे। लेकिन 1977 से यहाँ एक और चीज जुड़ गई और 1977 से जो सत्ताधारी दल यानी रूलिंग पार्टी थी उसके लिए अलग से निर्देश जारी किया जाने लगा। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि रूलिंग पार्टी सत्ता में रहने की वजह से चुनाव के दौरान वो सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल अपनी चुनावी जीत को सुनिश्चित करने के लिए करना शुरू कर सकती थी। ऐसे में सत्ताधारी दल को 1977 के बाद यह निर्देश दिया जाने लगा कि जिस दौरान आचार संहिता लागू होती है उस दौरान कोई भी नई सरकारी नीति या कार्यक्रम की घोषणा न हो जिससे मतदाता गलत रूप में प्रभावित हो। दूसरा कि सत्ताधारी दल द्वारा जो सरकारी संसाधन हैं उन सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये निर्देश यहाँ पर सत्ताधारी दल के लिए भी आने शुरू हो गए। 2013 से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एक और चीज आचार संहिता में अब शामिल की गई है और वह यह है कि कोई भी राजनीतिक दल वह अपने चुनावी घोषणा पत्र में झूठे दावे नहीं कर सकता है। जिन दावों को लागू नहीं किया जा सकता है, जिन वादों को लागू नहीं किया जा सकता है, अव्यवहारिक हैं, उनकी घोषणा चुनावी आचार संहिता में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आचार संहिता एक बृहद अवधारणा के रूप में आई। लेकिन जो यहाँ समझने वाली बात है कि ये जो आचार संहिता है यह नैतिक संहिता है, यह मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी इसका कोई वैधानिक महत्व नहीं है, यह वैधानिक रूप में यह लागू नहीं किया जा सकता है। तो वैधानिक रूप में प्रवर्तनीय नहीं है, ये हमें यहाँ पर समझना है आचार संहिता के बारे में जब भी हम यहाँ पर पढ़ते। क्लियर है? तो ये निर्वाचन आयोग के बारे में जो चीजें हम लोगों को जाननी थी, छोटी छोटी चीजें यहाँ पर हम लोगों ने देखने की कोशिश की। अब आइए